आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि कौन कौन से बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं इन दिनों में। उस पर हम बात कर रहे थे। इजाज़ अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दौर में बालों का गिरना तकरीबन हर उम्र के लोगों के लिए ना एक बहुत ही आम और तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है। अब ये मसला ना सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी बढ़ रहा है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मार्केट में इस मसले का फ़ौरी हल तलाश करने के लिए कई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रोसीजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। हेयर बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेज़र थेरेपी कराई जा रही है, हेयर ट्रांसप्लांट तक कराया जा रहा है। अब ये तरीके जो हैं ये बालों को घना करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेहतमंद बनाने का वादा करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ वक्ती असर देने वाले हल हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ना सिर्फ इन प्रोसीजर्स के फ़ायदों के हवाले से बल्कि इनके नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से तरीके आपके लिए महफूज और मौसर हैं। और वो लोग जो कि इन प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हम ऐसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, हम हिकमत से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे बालों की जो सेहत है वो बेहतर हो। तो उनके लिए भी हमारे पास आज जो है वो गेस्ट मौजूद हैं। तो दो गेस्ट हैं हमारे पास स्टूडियोज़ में जिनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर वर्दा सजाद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने भी हमें आज के इस शो में जो है ना वो ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डॉक्टर वर्दा आप ही से स्टार्ट करती हूँ। आजकल बहुत सारे हेयर से रिलेटेड भी प्रोसीजर्स हमारे मार्केट में मिल रहे होते हैं। जी। किस तरह के प्रोसीजर्स हमें करवाने चाहिए, खासतौर पर अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो? हेयर फॉल की सबसे पहले हमने कॉज रूल आउट ठीक करनी है है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर फीमेल्स में है, मेल्स में है, हार्मोनल इश्यूज हैं, अंडरलाइंग विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही है, जैसे विटामिन डी मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया था कि वो कम है, जो चीज़ें आयरन कम है, हम उनको रूल्स को जितनी भी कॉजेज हैं उसको रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम जो है ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं और प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। अगर तो प्रोसीजर्स आपने डायरेक्टली स्टार्ट करवा ली और आपको नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा था तो प्रोसीजर्स वोंट बी इफेक्टिव। और अगर आपने पहले कॉज को ख़त्म किया और फिर आप प्रोसीजर्स की तरफ गए तो प्रोसीजर्स बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा हेयर बूस्टर्स हैं, PRP है, उसके बाद एक्सोसोम्स आ जाते हैं, उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ डेफिनेटली हेयर बूस्टर्स। आज मैंने नई टर्मिनोलॉजी सुनी है, कुछ नया है ये? बिल्कुल ये नया है। हेयर बूस्टर्स जो हैं वो अगेन हम जो देखते हैं जिन चीज़ों की वजह से जो केमिकल्स हैं या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हैं या हेयर के अंदर डेफिशिएंट आ रहा है उसको कंबाइन किया गया है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है और उनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ताकि हेयर फॉलिकल बेहतर हो सके, हेयर की ग्रोथ अच्छी हो सके, हेयर स्ट्रेंथ बेहतर हो सके। तो उसके लिए हेयर बूस्टर्स हैं। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये कुछ और है? नहीं, इट्स द सेम थिंग। हेयर बूस्टर्स को हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस के थ्रू लगा सकते हैं और एक डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बहुत छोटी माइन्यूट नीडल्स आती हैं जिनके थ्रू हम हेयर स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं। ये नहीं है कि एक सेशन आपने कराया तो इट विल बी इफेक्टिव। नो, आप इसको PRP के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और सिंपल बूस्टर्स भी लगवा सकते हैं। सिंपल बूस्टर्स भी लगा सकते हैं जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बट उसके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। हम हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, बिकॉज अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास, इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं, तो आपने हिकमत से फ़ायदा किस तरह उठाना है वो हकीम साहब हमें बताएंगे। हकीम साहब, हिकमत में बालों के हवाले से रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों की सेहत को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हिकमत के अंदर इसके बड़ी ही परफेक्ट किस्म की रेमेडीज़ हैं लेकिन इसमें होता ये है कि आपको फिर भी उस रूट काज की तरफ जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या बनी। चूँकि तिब के एक अपने पैरामीटर्स हैं, तशखीस के, उसकी डायग्नोसिस के अपने पैरामीटर्स होते हैं। और चूँकि हमारे पैरामीटर्स में क्या है कि हम अखलात को या रतूबात को बेस बनाते हैं,
अगर किसी शख्स की जिसमें रतूबात की ज़्यादती है, यानी खिलते बलगम अगर बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों में मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक दरख्त है, उसके इर्द आपने पानी ही खड़ा कर दिया, हालांकि पानी उसके लिए ग्रोथ के लिए असेंशियल था, बट एक्स्ट्रा जब उसके अंदर हुआ तो क्या हुआ, उसकी रूट्स क्या होंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स का मिजाज बलगमी हो जाए, रतूबात की ज़्यादती हो जाए, तो उसकी वजह से उसके फोलिकल्स क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे लोगों के बाल जो हैं वो बिल्कुल जड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़रा सा हाथ लगाएंगे बाल बाहर गिरेंगे, और साथ ये देखेंगे कि ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर जो वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों के हमने क्या करना है, एक बड़ा सादा से हमारे पास रेमडीज़ होती हैं जो आप लोग अक्सर जानते हैं कि हमारे यहाँ हरड़, बेहड़ा, आंवला, जिसे हम 3 फल कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अगर इनका पाउडर लेके, छिलका पाउडर लेके रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दिया जाए और सुबह खाली उसके पानी को निथार के पी लिया जाए, तो चंद हफ्तों के इस्तेमाल से जैसे ही रतूबात अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं, फोलिकल्स जो हैं वो आपके बड़े हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन मिलनी चाहिए और बाकी जो मिनरल्स और इस तरह के साल्ट्स मिलने चाहिए, वो आपको इन 3 फलों में मिल जाते हैं, और आपको बगैर कुछ लोकल एप्लीकेशन किए आपके बाल ना सिर्फ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अर्ली एज के अंदर आपके बाल जो ग्रे हो चुके होते हैं, यानी अगर बिफोर 15 में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, 25 ईयर से पहले आपके बाल ग्रे, दे बिकम टू द नॉर्मल, और वो ग्रे उससे ग्रे से ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो ये जो फल 3 है वो आपके खून के मेलानिन मादा को पैदा करते हैं, जो बेसिकली आपके बालों को एक कलर देते हैं। अच्छा, ये कौन से 3 फल आपने बताए, दोबारा से बता दें? हरड़, बेहड़ा और आंवला। ओके। इसे हमारी तिब की जुबान में त्रिफला कहते हैं। त्रिफला, 3 फल। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइए कि मर्दों और ख़वातीन में दोनों में हेयर फॉल हो रहा होता है, लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि वो पूरे के पूरे गंजे हो जाते हैं, पूरा उनका सर जो है वो खाली हो जाता है। ख़वातीन में भी कहीं ना कहीं होता है, ये आगे से यहाँ से उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पीछे से भी हमने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन का हो रहा है। दोनों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हेयर फॉल की, या एक ही होती हैं, और दोनों का इलाज क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि हमारी तिब की अपनी पैरामीटर्स हैं ना, इसी तरह ये बाल जो जैसे कि अब जो मॉडर्न थ्योरी हमें क्या कह रही है कि यहाँ पर DHT हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी आपका जो मेल हार्मोन्स मर्दों में तो होता ही है, फीमेल के अंदर भी होते हैं, और इसकी वजह से DHT हार्मोन्स बढ़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बालों का जो ग्रोइंग फेज होता है अभी वो कंप्लीट नहीं होता, कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तिब ये कहता है कि DHT बढ़ता क्यों है। दरअसल तिब के मुताबिक जब आपके खून के अंदर, आपकी जल्द के अंदर सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है, तो आपके ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके बालों को प्रॉपर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं, उसके बाद ग्रोथ ना होने के वो टूटते भी हैं, वो गंजपन उसमें नहीं आएगा, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर तब भी आप इसके इलाज नहीं करें, वो बेबी हेयर तो रहेंगे, फिर उसके बाद वैसे ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कोई हार्मोन्स को बैलेंस करना, यानी उसके DHT हार्मोन्स को नॉर्मल पे ले आना, या जिनका बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब लेवल बढ़ चुके उसको नॉर्मल लाना, तो फिर हमारे पास उसकी हर्ब्स ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर हम खाने के लिए दें तो ये हार्मोन्स जो उनकी ओवर ग्रोथ हो रहे हैं वो नॉर्मल पे आ जाएगा, एज अ DHT आपका नॉर्मल चले जाएगा, प्लस आपके ब्लड वेसल्स उन हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मल पे आ जाते हैं। और उसके पास हमारे बड़ा सादा सा नुस्खा एक है, हम इसमें लेते हैं अजवाइन देसी, उसके बाद तेज़पात लेते हैं और राई असली लेते हैं। सपोज अगर 10-10 ग्राम है और उसमें 30 ग्राम हम कहते हैं गंधक आंवला सा, ये एडिबल फॉर्म में होती है, और ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनकी मिजाज में खुश्की सर्दी ज़्यादा होती है, और सर्दी खुश्की से ही चीज़ें कॉन्टैक्ट किया करते हैं, ये उनको कभी नुकसान नहीं देता, ये हमेशा हमारा सदियों से इस्तेमाल में चीज़ है, उनको फ़ायदा देती है। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के इनको सुबह पे शाम दिया जाए तो उनके हार्मोन DHT को नॉर्मल करता है। और लगाने के लिए सादा सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तारा मीरा आपने लिया है वो 20 ग्राम उसका ऑयल, ठीक है, और उसके अंदर 80 ग्राम उसके अंदर आपने सिंपल जो है वो आप सादा तेल आम डाल सकते हैं, कोई सरसों का डालें, सरसों का तेल डालें, इतना काफी, कोई भी है, ये 2 चीजें मिला लें। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल्स को एक तो ये करेगा डायलेट करेगा, प्लस उसकी खुश्की और सिकरी जो छोटे छोटे वहाँ पे सिक्कर से बन जाते हैं और स्किन बिल्कुल ब्लैक हो रही होती है उसको क्लियर करेगा। और इस तरह आपके बाल जो टूट रहे थे, जो खुश्क हो रहे थे, जो रफ एंड टफ हो रहे थे, वो सारे के सारे नॉर्मली ग्रो करने शुरू होंगे और आपके बाल सिल्की भी हो जाते हैं। और आपके बालों का जो पैटर्न, जैसे मेल पैटर्न जो फीमेल है दोनों में आता है, लेकिन फीमेल भी होता तो है
लेकिन चूंकि उनके बाल लंबे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन मेल का वो डब्लू बन रहा होता है, इस तरह मेल जो पैटर्न बनता है वो इस बेसिकली हार्मोन्स की वजह से बनता है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप मुझे ये बताइए कि ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है एक शख्स का, तो उसके बाद उसकी केयर करनी चाहिए या उसके बाद कोई PRP या ऐसा कोई प्रोसीजर होता है जो करवाना चाहिए, या उसके बाद अब आराम से इजीली वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको कुछ नहीं करवाना? नहीं, देखिए ट्रांसप्लांट को आगे चलाने के लिए, लंबा अर्सा तक रखने के लिए कि अच्छे आपके बाल जो आ रहे हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रोसीजर्स ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं, गिव यू अ प्रॉपर चार्टिंग कि आपने ये वाले मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इस टाइम पे यूज़ करनी है, तो वो साथ चलेंगे। उसके साथ फिर अगेन उसको मज़ीद स्ट्रेंथन, क्योंकि जो बाल लगाए जाते हैं वो बड़े नाजुक होता है उस टाइम पर, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बाद में PRP के सेशंस भी ऐड किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट अगेन कि उसको कितने रिक्वायर्ड हैं, उतने PRP के सेशंस ऐड किए जाएंगे, बूस्टर्स ऐड किए जाएंगे। लगाने के लिए कुछ ऐसे सीरम्स दिए जाते हैं जो उस हेयर को स्ट्रेंथन कर सकें ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, वहाँ पे फॉलिकल को नई जगह पर लगाए। अगेन ऐसे ही जैसे प्लांट को एक जगह से उतार के आप किसी और जगह, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पे जब आप उसको नई जगह पर लगाते हैं। तो इसी तरह जब उसको हम नई जगह पर लगाएंगे तो उसको हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है फॉर अ टाइम वहाँ पे, ताकि अच्छे से फॉलिकल ग्रो करे और एक स्ट्रेंथन्ड हेयर वहाँ से निकल। ठीक है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बता दें कि आजकल रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी सीरम का और रोजमेरी स्प्रे का बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ग्रोथ के लिए, ये ठीक है, बेनिफिशियल है? डेफिनेटली इस पे कुछ रिसर्चेस हमारे पास आ चुकी हैं जो कहती हैं कि रोजमेरी इट्स अ रिसर्च प्रोडक्ट। ऐसे नहीं है कि रोजमेरी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। तो रोजमेरी प्रोडक्ट्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज किया जा सकता है, मतलब यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत गलत चीज़ है कि आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करें और बाकी अपनी डाइट का और बाकी चीज़ों का ख्याल ना रखें, तो वो फिर आपकी नेग्लिजेंसी जो है ना वो देखी जाएगी।